इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला विवादों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। फैसले में कहा गया है कि महिला के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। इस पर बहस छिड़ी हुई है। फैसला देने वाले हैं जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र, जिन्होंने कहा है कि किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना, उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास का मामला नहीं है। कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया और निचली कोर्ट द्वारा तय गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में देने के लिए हमारे साथ हमारे साथी पीयूष पांडे जुड़े हुए हैं। वो हमको समझाएंगे कि इस जो फैसला आया है उसके मायने क्या हैं और किन स्थितियों में ये फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले लेकर क्या कहा। पहले पीयूष जी, पहले इस मामले के बारे में बताइए कि पूरा मामला क्या था और इसके मायने क्या हैं, कैसे इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सौरभ, देखिए इस मामले में आवाजें बहुत उठ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ वकील हैं इंदिरा जयसिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदे पोस्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देश भर में ऐसे लाखों मामले रोजाना हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैंडल किए जाते हैं। मसला होता है कि स्थितियां क्या हैं, गवाह क्या कह रहे हैं और जो धाराएं पुलिस के द्वारा या फिर 356(3) में जो निचली अदालत है उसके द्वारा अगर कोई 156(3) में अगर निचली अदालत द्वारा कोई मामला कहा गया है पुलिस को कि आप मुकदमा दर्ज करें, तो उसकी धाराओं पर अगर कोई चुनौती देता है हाईकोर्ट में कि निचली अदालत ने सम्मन किया है इन धाराओं के तहत और ये धाराएं जो है लगाई गई हैं वो सही नहीं है, तो इन स्थितियों में हाईकोर्ट को विचार करना होता है और हाईकोर्ट ने वही विचार किया। मसला ये है कि जो लड़की घटना के समय 11 साल की थी, उसके साथ एक घटना हुई और ये भी बता दूं आपको कि जिन लोगों ने उस काम को अंजाम दिया वो लोग उसके परिचित थे। दूसरी बात ये है कि एक क्रॉस एफआईआर पहले ही इस मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से यानी कि जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई खटास चल रही थी पहले से, यानी कि जो एक झगड़ा होता है वो पहले से चल रहा था, ये स्थितियां थी। लेकिन अगर आप इसको नजरअंदाज भी कर दें कि नहीं ये मोटिवेटेड मामला होता है, तब भी जो स्थितियां थी उन पर हाईकोर्ट ने गौर किया। गौर करते हुए ये देखा कि जो मौजूदा धारा लगाई गई है 376 की अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे 375 में, तो 375 में बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि कब आखिर रेप माना जाएगा। और चूंकि इसके साथ में पॉक्सो की जो सेक्शन 18 था उसको भी लगाने का ऑर्डर पिछली अदालत ने दिया था और यही दोनों धाराओं में जो मुकदमा दर्ज करने का आदेश था उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि जो आरोपी थे उनकी न नीयत ऐसी थी और ना ही उनकी तरफ से ऐसा एक्ट किया गया। तो अब ऐसे में जो कानून है, जो मौजूदा कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया। उस फैसले में कुछ अगर आप शब्दों पर गौर करें और उन शब्दों के आधार पर अगर आप ये देखें कि ये एक्ट किस तरह से किया गया, तो जब लड़की बाइक पर जा रही थी साथ में और जो उसके कहीं ना कहीं रिलेटिव भी लगते हैं जो साथ में लेकर के दो आरोपी जा रहे थे, उन्होंने उसको एक सुनसान जगह पर खींचा और वहां पर जो लोग पीछे से आ रहे थे या राहगीर थे उन्होंने उस एक्ट को देखा और वो थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए और उसके बाद जो विक्टिम थी उसको छोड़ करके जो आरोपी थे वो भाग गए। तो विक्टिम चूंकि नाबालिग थी, तो ऐसे में पॉक्सो का जो कानून है उसके तहत धाराएं दर्ज करने का आदेश निचली अदालत ने दिया था और उसमें 376 चूंकि रेप का जो आईपीसी में धारा है उसको और सेक्शन 18 जो पॉक्सो का है उसको साथ में रखते हुए ये कर दिया कि ये बलात्कार का यानी कि रेप का एक प्रयास है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये माना कि 354 बी जो है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो ऐसी स्थितियों के लिए ज्यादा स्पष्ट है, यानी कि किसी अच्छा। भी स्त्री का जो सम्मान है वो
खराब करते हुए उसके कपड़े उतार दिए जाना और उसके बॉडी पार्ट को टच किया जाना, ये भी डेफिनेशन 354 में बी में दी हुई है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में जो 376 है और सेक्शन 18 है पॉक्सो का, वो नहीं बनता है, बल्कि 354 बी और पॉक्सो का जो सेक्शन 9 या 10 है उस पर जो है मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और यही आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से जो सम्मन जारी किए गए थे उनको रद्द कर दिया और दोबारा से 354 बी और पॉक्सो का सेक्शन 9 और 10 इन दोनों के तहत मुकदमा चलाने या फिर सम्मन जारी करने का जो निर्देश है वो दिया है। तो यहाँ स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो पीड़िता की तरफ से बयान दर्ज कराया गया उसमें ये कहा गया कि गन पॉइंट पर दोनों ही आरोपी उसे ले गए और जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। और इसके साथ ही जब जो दो गवाह भी जो थे उनकी तरफ से भी जो बयान दिए गए वो उन स्थितियों से मेल नहीं खाते जो निचली अदालत की ओर से धाराएं तामील की गई थी। तो ये स्थितियां थी और यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में धाराओं को बदल करके फिर आगे मुकदमा चलाने का निर्देश जारी किया है। क्योंकि कानून भावनाओं से नहीं चलता है, कानून जो निर्धारित स्पष्ट प्रक्रिया है और साथ ही जो लिखित धारा में जो लिखित उसकी परिभाषा होगी उसके आधार पर वो आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो 376 की जो पूरा उल्लेख है 375 में, और उसके आधार पर अगर पेनिट्रेशन नहीं होता है और उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट नहीं होता, चूंकि मैं आपको एक बात और पुरानी याद दिला दूं कि 2012 में, क्योंकि इस कानून में 2013 में इस कानून में काफी बदलाव करके इसको सख्त किया गया जी, था और उस निर्भया सख्ती केस के के बाद। बावजूद जो यहाँ जी, पर स्थितियां थी उन पर गौर करके हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया और इस फैसले में ये साफ कर दिया कि जो धाराएं तामील करने का आदेश निचली अदालत की ओर से दिया गया है वो उचित नहीं माना जा सकता और ऐसे में 354 बी और पॉक्सो का सेक्शन 9 और 10 का उपयोग करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बस इतना ही है। और अभी जो पीड़िता है या फिर जो राज्य सरकार, चूंकि मुकदमा जब भी होता है भारत में तो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है, तो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी की स्थिति में जो मुकदमा है वो राज्य सरकार दर्ज करती है और मुकदमा लड़ती भी है। ये अलग बात है कि जी, पीड़िता या पीड़ित की तरफ से पैरवी भी की जाती है, लेकिन जो मुकदमा है वो राज्य सरकार लड़ती है आपराधिक मामले में। तो इस आपराधिक मामले में अभी जो राज्य सरकार है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और ये बताए कि उसे हाई कोर्ट की ओर से जो रीजनिंग दी गई है वो उसे उचित नहीं लग रही है। और इस स्थिति में जो 376 है और जो सेक्शन 18 है पॉक्सो का उसे ही तामील किया जाना चाहिए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो स्थितियां थी उनको उद्धृत किया गया फैसले में, और जो मीडिया में खबरें आई उन्हीं के आधार पर, चूंकि आप भावनाओं और कानून को जोड़ करके कभी भी फैसला नहीं दे सकते। और एक जज अगर कोई फैसला देता है तो जाहिर सी बात है कि उसे स्थितियों का ख्याल रखना होगा, उसे कानून का ख्याल रखना होगा, कानून की परिभाषा कहीं तोड़ मरोड़ नहीं दी जाए, ऐसा ना हो। तो ये सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। अभी विकल्प बाकी है, अभी रेमेडी बाकी है और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जी सौरभ। बिल्कुल। मगर मैं थोड़ा-सा जब सोशल मीडिया को देख रहा था तो उसमें इस मामले में ख़ास तौर पर जो मेन चीज़ है जिसको लेकर लोगों का रोष है या जो लोग आपत्तिजनक बता रहे हैं, अजीबो-गरीब बता रहे हैं, वो जो लाइन है मेन, है ना? किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी तोड़ना, उसे घसीटने की कोशिश करना, दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं बनता। ये क्या टेक्निकली भी सही है ये लाइन? तो इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये कैसे दुष्कर्म का प्रयास नहीं हुआ? बिल्कुल सौरभ, देखिए मसला ये है कि रोष व्यक्त होना एक अलग बात है और सोशल मीडिया पर लोगों को अगर संवेदनाओं को ठेस पहुंचती है, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाना जाहिर सी बात है पूरे समाज की संवेदना को ठेस पहुंचाया जाना है। और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि
ये कृत्य जो है पूरी तरह से आपराधिक कृत्य है और ऐसे में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उचित कानून के तहत, उचित धाराओं के तहत जो आईपीसी है वो अब बीएनएस हो चुका है। लेकिन चूंकि घटना पुरानी है, 2022 की है और 2022 में जब ये घटना हुई तब बीएनएस नहीं लागू हुआ था, तो इसी वजह से आईपीसी में दर्ज हुई। तो आईपीसी में जो मामला दर्ज किया गया, उसके बाद दर्ज का मतलब ये कि वो पुलिस के पास गए थे लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और उसके बाद लोअर कोर्ट ये लोग गए 156(3) में कि भाई हमारा मुकदमा नहीं पुलिस दर्ज कर रही है। और उसका कारण था, पुलिस ने जो मुकदमा नहीं दर्ज किया उसके पीछे कोई स्पष्ट रीजनिंग तो नहीं है, पर मेरा अंदाजा ये है कि चूंकि इन दोनों परिवारों के बीच कहीं ना कहीं एक रार चल रही थी, एक पहले से एक मुकदमा और दर्ज था, तो उसके चलते पुलिस शायद इस भुलावे में रही कि ये मामला, चूंकि आरोप प्रत्यारोप झूठे लगते रहते हैं, तो शायद ये वजह थी कि वो मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। और उसके बाद चूंकि विकल्प होता है पीड़ित के पास, और ऐसी स्थिति में जो पीड़िता का परिवार था वो 156(3) में लोअर कोर्ट गया। लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज हुए। उन बयानों के साथ में जो गवाह थे उनके बयान भी बाद में दर्ज हुए और उस स्थिति में जो आरोपी थे उनके खिलाफ 376 आईपीसी और पॉक्सो का जो सेक्शन 18 था उसमें मुकदमा दर्ज चलाने का समन जारी किया गया। उसके बाद आरोपी पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। अब देखिए, जो रेप है, रेप की जो परिभाषा है उसमें ऑब्जेक्ट हो या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि पेनिट्रेशन जो है वो एक तरह से ये कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट के जरिए या फिर पेनिस के जरिए पेनिट्रेशन होना चाहिए और या फिर टच होना चाहिए, तो इस तरह की परिभाषा है और उस परिभाषा के तहत फिर रेप डिक्लेयर किया जाता है। रेप की कोशिश जो है वो जरूर जो पॉक्सो का सेक्शन 18 है वो किसी भी अटेम्प्ट को लेकर के जोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि 354 बी में उसकी जो परिभाषा है कि किसी लड़की को या किसी महिला को अगर नग्न कर दिया जाता है या उसके निर्धारित कोई अंग है उनसे छेड़छाड़ की जाती है, या उसमें एक चीज और देखी जाती है कि आपकी नीयत क्या थी। जैसे मोटिव देखा जाता है क्राइम का, तो मोटिव भी इस मामले में देखा गया। हालांकि स्थितियां देख करके तो यही लगता है कि जैसे लड़की को खींच करके लेके गए, उसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए या कपड़े उतार दिए, पैजामा उतार दिया, जिस तरीके का जजमेंट में उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट तौर पर लगता है कि मोटिव जो है वो रेप का था। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि जहां पर आप जो बता रहे हैं आप उसको लेकर के अगर एक ये बार कटिंग देखेंगे, वायरल है, दो तीन उसमें मैं चीजें देख रहा आपको था। देखनी होंगी कि एक तो एक मैं सुप्रीम कोर्ट की कटिंग के बारे में बता रहा था आपको। उसमें 19 नवंबर 2021 का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला पलटते हुए कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। तो ये इसको किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल सौरभ, देखिए अब आपने जो दो कानून हैं, दो अलग अलग कानून हैं, अलग अलग कानून इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 376 आईपीसी वो चाहे बालिग हो नाबालिग उन सब में यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही गंभीर अपराध है रेप। और दूसरा जो आप इशू कह रहे हैं वो पॉक्सो से रिलेटेड था। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें ये कहा गया था कि स्किन से टू स्किन टच होना जरूरी है। यानी कि अगर आप कपड़े पहने हैं और कोई किसी नाबालिग बच्ची को अगर कोई मॉलेस्ट करता है और अगर स्किन नहीं टच होती है तो फिर वो मॉलेस्टेशन नहीं माना जाएगा। वो फैसला वो था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि स्किन टू स्किन टच होना जरूरी है और मॉलेस्टेशन के लिए ये स्थितियां अनिवार्य हैं। तो वो फैसला पूरी तरह से अलग था। वो सिर्फ पॉक्सो को लेकर के और मॉलेस्टेशन को लेकर के था, यानी कि यौन उत्पीड़न को लेकर के था। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्थितियां स्पष्ट की थी मॉलेस्टेशन की, और जो हाई कोर्ट है उसने भी अपने फैसले में 354 बी का और पॉक्सो के सेक्शन 9 और 10 का यूज करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि उसने पूरी तरह से मुकदमा ही रद्द करने की बात कर दी हो कि नहीं, ऐसा कुछ भी घटना ही नहीं हुई है। घटना तो हुई थी
और उस घटना में जो घटा और जो वो जिन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, हाईकोर्ट का बस इतना कहना है। अब ये अलग बात है कि उनकी रीजनिंग को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखता है, क्योंकि ये जज के विवेक पर निर्भर होता है कि कोई भी घटना घटी है तो वो उन धाराओं के तहत माना जाए या नहीं माना जाए, ये जज के विवेक पर निर्भर होता है। और ये संभावना बनती है कि जज किस तरह से उस चीज को देख रहे थे, ये ऊपरी अदालत ही तय कर सकती है कि उनका विवेक सही था या फिर नहीं सही था। हाँ, संवेदनाओं की बात आप कर रहे हैं, रोष की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी घटना है और ऐसा जो रिपोर्ट हुआ है, जो अखबारों में बात आई है और जो सोशल मीडिया में भी इस तरह की जो लाइनें लिख करके सामने आ रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि आपकी जो भावनाएं हैं उनको भड़काती हैं कि ऐसी घटना हो गई, उसके बावजूद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया। लेकिन हाईकोर्ट सिर्फ 2 लाइनों के आधार पर फैसला नहीं देता है। हाईकोर्ट ने पूरी घटना, उसके गवाह, पीड़िता का बयान और उसके पहले के जो इंसिडेंट हुए थे उन सब पर गौर किया और उसके आधार पर ये भी देखा कि क्या जो मौजूदा धारा में मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है, वो सही है? क्या 376 की जो परिभाषा है 375 में, वो क्या अलाउ करती है सेक्शन 18 पॉक्सो के साथ में? ये सारी चीजें देखने के बाद हाईकोर्ट ने ये तय किया कि 354 बी के साथ जो सेक्शन 9 है और सेक्शन 10 है पॉक्सो का, उसके तहत मुकदमा चलाया जाए और यही राय उसने दी। और जो समन जारी किए गए थे लोअर कोर्ट की तरफ से उनको रद्द कर दिया और अब फिर से विवेक का इस्तेमाल करके लोअर कोर्ट को 354 बी और सेक्शन 9 पॉक्सो और 10 के तहत मुकदमा चलाए जाने के लिए कहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो है यूं ही कुछ भी घटित हो गया, क्योंकि अखबार में जो छपा है, जो घटना घटी उसका हवाला दिया गया है साफ तौर पर। और ये स्थिति स्पष्ट करने की मतलब अगर आप देखें तो उसमें गुंजाइश कहीं बचती नहीं है 4 लाइनों में कि हाईकोर्ट ने पूरी इस मामले की विवेचना की, परखा, गौर किया, धाराओं पर गौर किया। ये सब बातें तो स्पष्ट नहीं हो पाई आखिर सिर्फ 4 लाइनों में। और कानून जो है वो सिर्फ 4 लाइनों के आधार पर अपना निर्णय भी नहीं देता है और ना ही उसकी रीजनिंग स्पष्ट की जा सकती है, क्योंकि एक छोटी सी घटना अ, होती है अगर अपराध की, तो उस पर भी पूरा समय जो है अदालत देती है कि हर हाल में गवाहों का और जो पीड़ित है उसका और इसके अलावा जो कानून की धाराएं हैं उसका उनको परख लिया जाए और उसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर हाईकोर्ट उसको अलाउ कर देता तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज टिक जाती। ये संभावना बनती थी कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला है और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी एक दरवाजा बाकी है सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है और संबंधित राज्य सरकार को इस मामले में अपील दाखिल करनी चाहिए और उसको ये स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ आखिर हाईकोर्ट ने जो रीजनिंग दी है वो उसकी नजर में सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला दे और उसके पक्ष में, क्योंकि निचली अदालत ने जो आदेश जारी किया था वो उसके पक्ष में था, तो ऐसी स्थिति में निचली अदालत के आदेश को बहाल किया जाए। जी सौरभ। जी, बिल्कुल, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। तमाम लोग मैं देख भी रहा था कि लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पूरे मसले पर, खुद अपने आप से आगे आना चाहिए। इस तरह की बातें भी हो रही थी, तो नज़र बनी रहेगी इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। आप बता रहे थे शायद एक याचिका पहुँच भी गई है इस मसले को लेकर, तो उस पर भी नज़र रहेगी सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई में कहता है। पीयूष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी कानूनी पक्ष क्या है और इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, वो पीयूष जी ने बताने का प्रयास किया। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। शुक्रिया।